Okay, so today we are going to start solving some questions from BPP and our topic is information for comparison. इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमने जो कुछ बातें सीखी थी वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि देखिए आप कोई भी जब काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जैसे हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा एक बजट सेट होता है। ठीक है, अब बजट सेट होता है और उसके बाद हमारे पास एक्चुअल फिगर्स होती हैं। जैसे अब मैं लेट्स सपोज मैं सोचती हूँ कि मेरी कॉस्ट जो भी कॉस्ट होगी किसी भी चीज को लेके, तो जैसे मटेरियल की कॉस्ट मेरी होगी $10,000 और हम 1,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है कि हमने हमारी जो कॉस्ट है वो आ गई 11,000 और हमने बनाए कितने 950 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं वैसे ही इसको देख के तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रही हूँ कि भाई मेरी इसमें हमारी जो लेबर ने काम किया है या जो भी हमारे मैनेजर ने काम करवाया है, प्रोडक्शन मैनेजर की बात हो रही है इधर, तो क्या बोलेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है। अब देखा जाऊं तो मेरा देखूं तो ये जो है इसमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है कितने का, 1,000 का। यानी कि 1,000 आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहेंगे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं हम वेरिएंस। ये हो गया हमारा वेरिएंस, यानी कि हमारी जो फिगर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, 1,000 का डिफरेंस है। और हमारी जो कॉस्ट है वो 1,000 ज्यादा हो गई। जब कॉस्ट ज्यादा होना मीन्स ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है, इसको हम कहेंगे ये एडवर्स है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, जब भी आप काम करते हैं, कुछ भी हम बात करते हैं, हमारे हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारा मेन पॉइंट होगा हमारी कॉस्ट कम से कम हो। एक तो ये होता है कि लो कॉस्ट के ऊपर काम हो रहा होता है बट गुड क्वालिटी। अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत जबरदस्त बात हो जाती है। वरना ऑब्वियसली नॉर्मली होता है लो कॉस्ट, आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा तो वो क्या होगा बैड क्वालिटी, आपकी क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जैसे अगर आप हाई कॉस्ट के ऊपर जाते हैं तो हाई कॉस्ट के बाद हो गई है, हाई कॉस्ट पे नॉर्मली हमें पता ही है कि अगर हम कोई ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो हमारे पास हम गुड क्वालिटी परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मली बिजनेस मतलब होता है मार्केट में। अगर हम जाते हैं, अगर आप लो कॉस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप कॉस्ट ज्यादा दें, आपको अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाती है। लेकिन अब जो बिजनेस है जिसमें कंपटीशन है उसमें आपका मेन ही सारा ये होता है कि जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट आपकी लो हो लेकिन क्वालिटी आपकी जबरदस्त हो। ये आपने काम करना होता है। ठीक है, क्वालिटी तो अगर आपने इस चीज में आप कामयाब हो गए तो आप मीन्स आप अपने कंपेटिटर्स को टफ टाइम दे सकते हैं। ये बेसिक रूल्स है ना। तो अब हम अगर इस पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1,000 का डिफरेंस आ गया, इसको हम इस चैप्टर के हवाले से मैं बता रही हूँ। आप घबराए नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। तो 1,000 का जो डिफरेंस है वो है ये वेरिएंस है और ये एडवर्स वेरिएंस है। ठीक है, अब इसमें ये भी अगर हम बात कर लें, इसके अंदर आपके पास क्या है, 50 जो आपके पास यूनिट्स के अंदर में भी डिफरेंस आया है आपके पास। ठीक है, आपके जो भी, तो वो भी क्या है आपका, ये भी आपने पास क्या हो गया, ये इसको भी हम एडवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि एडवर्स ये है कि आपने सोचा था इतने लेकिन आपने कितने बनाए, आपने कम बनाए। कि भाई क्यों बनाए कम, ये भी एक बात है। तो इस चीज को हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर परफॉर्मेंस ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैसे, लेट्स सी, देखें कि कभी कभी फौरन से देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हो क्या रहा है। लेट्स सपोज कि आपकी कॉस्ट इतनी थी, आपने क्या कहा कि कॉस्ट आपकी लेट्स सपोज वही 11,000 है। कॉस्ट तो ज्यादा आ गई लेकिन आपने जो यूनिट बनाया ना वो 1150 यूनिट्स बना दी। अब आपने ये देखा कि भाई इस हवाले से तो आप बोलेंगे भाई एडवर्स है, भाई कॉस्ट ज्यादा आ गई। लेकिन इसको आप नहीं कह सकते कि एडवर्स है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने इसको पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई देखिए, अगर हम इसमें 1,000 ही यूनिट्स बना पाते तो सिंपली था कि आपने ये बैड परफॉर्मेंस है, इतने ही यूनिट बनाए लेकिन खर्चा 1,000 रुपए ज्यादा क्यों किया। ये हो गया ना। तो यहाँ पे ये आपकी बात आएगी कि एडवर्स है।
तब। लेकिन इधर अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको आप इसको नहीं कह सकते गुड और बैड कि परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी, क्योंकि आपकी कॉस्ट तो ज्यादा है लेकिन भाई यूनिट्स भी तो ज्यादा बने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और बजट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स बजट। अच्छा, फ्लेक्स बजट कोई मुश्किल नहीं है। फ्लेक्स को इस तरह से याद रखें कि मैं आपको अगर इस तरह से समझाऊं कि देखिए ये ही आपके पास नॉर्मली चीज है ना भाई, एक तो आपने कुछ सोचा होगा, ये आपका प्लान था और आपने एक्चुअली ऐसा हो गया। तो अगर मैं एक्चुअल का नाम ही फ्लेक्स रख दूं, लेट सपोज मैं एक्चुअल को फ्लेक्स कहना चाह रही हूँ कि मैं वो क्या करना है, सिर्फ आपकी कॉस्ट आपको अलग आपने लगानी होती। चले लिखने से कुछ गलत हो रहा है, समझे। मैं इधर फ्लेक्स एक्चुअल को ही बता रही हूँ कि एक्चुअल को क्यों बता रही हूँ कि ये जो आपकी 1150 जो भी वह है, यूनिट्स आपने सेम एक्चुअल की कॉपी करना है। यूनिट्स आपने सेम एक्चुअल की कॉपी करना है। और एक होता है आपका, क्या आपने करना है, आपने इसको डिवाइड करना है पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर लेकर आएंगे। कॉस्ट बजटेड जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 है। अब मजे की बात क्या है कि आपने याद रखना है कि ये जो 10 है यानी कि बजट का आपने पर यूनिट जो आपने उठाया, ये इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देना। इसको आपने एक्चुअल से मल्टीप्लाई, जैसे ही आप इसके कॉम्बिनेशन एक्चुअल का ये लेना है आपने और बजट का पर यूनिट, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्लेक्स के यूनिट्स भी कितने हैं, फ्लेक्स के यूनिट्स भी हमारे 1150 हैं, यानी कि ये तो आपने ये, लेकिन अब इधर इसकी कॉस्ट आपने कैसे उठानी है, इसका ये और मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट से। तो आपके पास कॉस्ट कॉस्ट क्या आ जाएगी, 11,500। इट मीन्स कि आप बात समझें कि ये आपने तो 1000 यूनिट्स बनाए थे, ये आपकी सेट स्टैंडर्ड है, ये आपका है स्टैंडर्ड। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका था स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो अब ये आ गया है 11,500। इससे हमें पता चल रहा है कि जो एडवर्स है, अब इधर जो आपका नॉर्मली वेरिएंस आप इसको चेक करेंगे, वो क्या करेंगे, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास आ रहा है 500 का डिफरेंस। अब ये गुड है कि बैड है, फेवरेबल वेरिएंस है, ये एडवर्स वेरिएंस है, वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए इस तरह से पता चलेगा कि देखिए अगर आप बजट के अकॉर्डिंग चलते, यानी कि एक यूनिट बनाने का खर्चा है $10, 2 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आता आपका $20। इसी तरीके से 3 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आता $30। इस तरह से सो ऑन एंड ऑन आप चलते जाएंगे ना, राइट, ऐसे। तो अब जब आपके पास इस तरीके से हो रहा है, चाहिए मैं ऐसे कर रही हूँ, इसको छोड़ दो, एनीवेज, यानी कि इसके बाद आपका 40 होगा और 50 होगा, इस तरह से आपने इसको चलाते जाना है। सही, प्लस ही कर रहा है, एनीवेज। तो ये 20, 30, 40, 50, तो आपने जैसे आपने 1 यूनिट है, अब ये 2 यूनिट्स बना दिए, 3 बना दिए, 4 यूनिट, तो आपका इंक्रीज। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते और आप 1150 यूनिट्स बनाते तो आपका खर्चा आना चाहिए था ये। लेकिन आपने जो क्या किया, आपकी लेबर ने काम किया तो आपका खर्चा आया ये। तो इसका मकसद है, आना चाहिए था ज्यादा, कॉस्ट होनी चाहिए थी मोर, और इसकी एक्चुअल हुई है लेस। कॉस्ट आपने कम की है, इट मींस आपका जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है। ये इसकी सिंपल सी लॉजिक है। आप इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूनिट्स आपके डिफरेंट है। आप जब यूनिट सेम होंगे तो आप बजट और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जब आपके यूनिट्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फिर आपने जो सेम यूनिट, ये आपका जो ये मीनिंगफुल आपका वे वो होगा, जो भी आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, कंपैरिजन है ये है, क्योंकि यूनिट सेम होंगे। फिर आपने देखना है कि यूनिट आपने सेम, तो तभी मैंने क्या किया कि जो ये वाले यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से, तो मेरे पास ये आ गया। तो अब ये मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, असल में मुझे कंपेयर इन दोनों को करना है, जो हमने किया तो हमारे पास आया फेवरेबल वेरिएंस। और अगर आप सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर लेते आंख बंद करके, तो आप कहते 1000 का एडवर्स वेरिएंस है, आप बोलते बजट ठीक है भाई 10,000 खर्चा होना चाहिए, एक्चुअल हुआ है 1000, तो वो फिर करेक्ट आपका, आपने सही तरीके से एनालाइज नहीं किया है कॉस्ट को। तो ये एक्चुअली स्टोरी होती है सारी, राइट। तो इस जो फ्लैक्स होती है ना,
फ्लेक्स को आप, मैं लिख देती हूँ, फ्लेक्स को देख के घबराए नहीं, फ्लेक्स बजट कहते हैं आप। तो एक्चुअली फ्लेक्स बजट जो होती है, फ्लेक्स बजट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमने MA1 में इसको पढ़ा था, तो हमने इसको किससे इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई आपकी बजटेड कॉस्ट इतनी है, एक्चुअल कॉस्ट इतनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। फ्लेक्स इज एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो बेस्ड होती है, और आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी आपको पता ही है, एक्टिविटी हम इसको क्यों कहते हैं, एक्टिविटी हम इसलिए इसको कहते हैं कि कभी यूनिट्स हो सकते हैं, कभी लेबर आवर्स हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं कि आप एक्चुअल यूनिट्स लिखेंगे। एक्टिविटी लेवल कुड बी, एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या हुआ, अभी आप इस तरह सिंपली समझ लें। एक्टिविटी लेवल मीन्स यूनिट्स और आवर्स, इस तरीके से आप इसको जहन में रखें, ये आपकी बात है, ठीक है। और इसमें और थोड़ी आसानी के मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे टोटल। एक्चुअली टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो आपने क्या करना है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट के तरह पर यूनिट ये है, तो लेकिन इसको आपने मल्टीप्लाई क्या करना है, एक्चुअल यूनिट से, कभी भी बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आपके पास आ जाएगा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है उसको हम फ्लेक्स बजट कहते हैं। बजट होता है, ठीक है, तो इसको फ्लेक्स बजट कहते हैं हम। और इस तरीके से आपके पास आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्चुअली टोटल हमारे पास इन नॉर्मली इस टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे इस पूरे जो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं कि किट के अंदर जो दिए गए हैं, तो हमने इस तरह से इसको करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करने वाली हूँ। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह समझाइए आइडिया, ताकि आपको सिर्फ पता चले ये फ्लेक्स क्या होता है, और ये इसलिए मैं आपको आइडिया दे दी थी। अब हम इसके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइंस अ फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, इसमें ए है अ बजट दैट इज एडेड टू एज ईच मंथ पासिस। अच्छा, एक ऐसा बजट हो जो हर मंथ के साथ ऐड हो रहा हो, क्या हर नहीं मतलब कि नया बजट बना रहे हैं, नो। अ बजट दैट हैज नॉट येट बीन अग्रीड, ओके। अ बजट दैट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, सी इज द राइट ऑप्शन। एक्चुअली जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लेक्स है, फ्लेक्सिबल बजट भी इसको कह सकते हैं, फ्लेक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट। तो वो बेस ही आपका किस पे कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये जो कॉस्ट है रिफ्लेक्ट क्या कर रही है, ये एक्टिविटी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अ बजट दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ऑल्टर्ड, यानी कि कोई ऐसा बजट जो एक प्रोसेस में है कि उसको आप थोड़ा सा उसमें चेंज लेकर आएंगे, नो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड यू कैन राइट हियर सी इज द राइट आंसर, और यू कैन से ऑप्शन राइट। हो गया ये। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट्स शीट 2। ओके, इसमें ये क्या कह रहा है, लेट्स सी। मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आई होप आप खुद करेंगे। मैं आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग और आप मुझे बताएंगे भाई करेक्ट आंसर इसका क्या है। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द फ्लेक्स बजट टोटल फॉर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का जो फ्लेक्स बजट है वो क्या होगा, यानी कि ये आपसे ये पूछ रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है, बिजनेस हैज सेट्स इट्स प्रोडक्शन बजट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट। द डायरेक्ट मटेरियल बजट टोटल्स $100,000, $100,500 in fact production was only 14,600 units during the period. Okay, for your ease I'm just copy pasting here this. So let's see. Right, so I'm going to erase it एंड जो जो इसमें डेटा दिया हुआ है वो मैं इधर लिख रही हूँ। फिर आपने इसको खुद देखना है कि क्या। ये सिंपली इन्होंने बताया कि जो बजट है वो है आपके 15,000, और डायरेक्ट मटेरियल बजट टोटल वो है आपका ये दोनों बजटेड कॉस्ट दे दी है आपको, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन वाज ओनली, प्रोडक्शन कितनी की हुई है भाई, सिंपली प्रोडक्शन तो ये सिंपली आपका 14600, ये आपकी प्रोडक्शन हुई है, ओके। व्हाट इज द फ्लेक्स बजट टोटल फॉर डायरेक्ट मटेरियल
अब आपने फ्लेक्स बजट का टोटल यहाँ पे बताना है कि वो कितना हुआ। उन्होंने आपको एक्चुअल कॉस्ट भी नहीं दी है। बिजनेस हैज सेट्स इट्स प्रोडक्शन बजट, यस, जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, जरा आप मुझे करके बताएं। और अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने इन्होंने आपसे वेरिएंस नहीं पूछा, एक्चुअली सिर्फ आपसे इसकी कैलकुलेशन मांगी है। कोई ये नहीं पूछा क्योंकि वेरिएंस तो आप निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल की पूरी फिगर ही नहीं पता। एक्चुअल की फिगर कैसे पता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। लेट्स सी, देखिए ये $10 कॉस्ट थी ना, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं पर यूनिट से, अच्छा ये भी 10 आ रहा है लेकिन इसकी कोई वजह है, हाँ 9.5 इस तरह समथिंग है ये ना, यू सी। तो यानी कि ये इस तरीके से आपको फेवरेबल इसलिए हुआ था कि इसकी जो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी 10 थी, लेकिन आपने $10 से भी कम के अंदर अपना ये काम किया, तो तभी ये इस तरह से आया। तो 11,000 यानी कि जो दी हुई थी ना हमें, जो मैंने आपको से समझाई, ये ऐसी एक इमेजिनरी डेटा था ये, तो ये आपको दी हुई होती है क्वेश्चन में। तो इसमें तो दी हुई नहीं है, जब ये दी एक्चुअल तो दी जाती है, आप अज्यूम नहीं कर सकते एक्चुअल कॉस्ट क्या हुई है। तो जाहिर है आपको दी हुई नहीं है, तो फिर आप क्या करना है, आपने वेरिएंस नहीं कैलकुलेट करना, आपने सिंपली फ्लेक्स जो बजट है उसकी कॉस्ट बतानी है। जरा बताएं, देखें कैसे करते हैं आप। जी, तो बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया। और इसका करने का तरीका क्या है, पहले हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी गिवन है इसमें सिर्फ पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आसानी से फ्लेक्स बजट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट करने का तरीका क्या होता है कि आपने जो बजटेड कॉस्ट है उसको बजटेड जो भी एक्टिविटी लेवल है उससे डिवाइड कर देना है। तो वो यहाँ पर आ रहा है 7, लेट्स सी 7 है कि पूरा परफेक्ट, नो 6.7 है, ठीक है ये आ रहा है। अच्छा, मैं फ्लेक्स जो आपको बजट हम बात कर रहे हैं, तो इसका हम फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं ताकि इसमें कोई मसला नहीं हो। इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा कॉस्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, फ्लैक्स जो फ्लैक्स बजट कॉस्ट, तो वो ये है आपका। तो वो कैसे होगा, सिंपली आपने जो कॉस्ट है स्टैंडर्ड उसको मल्टीप्लाई कर लेना एक्चुअल से, तो आपके पास आएगा 97280 दैट इज ए इज योर राइट आंसर। ए राइट आंसर है, इसमें वेरिएंस पूछ ही नहीं रहा और ना हम उसको निकाल सकते, हमें एक्चुअल फिगर होनी जरूरी है, और एक्चुअल हम किसी तरीके से भी नहीं निकाल सकते फिलहाल इस डेटा को लेके, तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि कॉस्ट जरूरी है, कॉस्ट हमें पता ही नहीं है इसमें, तो इसलिए इसको बस हम यहाँ तक ही रखेंगे और हमारा आंसर आ गया है ए। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, a business budgeted direct labor cost is $84,600 for the month of June 2000x3. However, production in June was 1,400 more than the budgeted production level of 12,500 units. What is the flex budget total for direct labor? Right. So let me copy again from here to there. एंड आई विल टेल यू कि व्हाट टू डू। आपने करना क्या है, देखें, कॉस्ट उन्होंने बजटेड हमें दी हुई है 84600, राइट। और अच्छा, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो प्रोडक्शन है ना वो 1400 यूनिट ज्यादा है बजटेड प्रोडक्शन से, और बजटेड प्रोडक्शन हमें बताई हुई वो है, क्वेश्चन को रीड सही कीजिएगा प्लीज, 12,500। ओके ये, और एक्चुअल ज्यादा है इससे, तो मैं उसको ज्यादा कैसे करूंगी, उसको प्लस कर लें 1400, यानी कि आपके एक्चुअल यूनिट्स इतने प्रोड्यूस हुए हैं और ये है। अगेन ये आपसे सिर्फ इधर की कॉस्ट पूछ रहा है, आई होप आप इसको आराम से बता देंगे, वेरिएंस नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये आपसे कॉस्ट पूछ रहा है फ्लैक्स बजट की, तो वो आप बता दें, करें कैलकुलेट इसको। ठीक है, तो जल्दी से इसको करने का क्या तरीका है, अगेन स्टैंडर्ड निकालेंगे, स्टैंडर्ड ये है और स्टैंडर्ड जैसे भी है, ठीक है, ऐसे कुछ आ रहा है स्टैंडर्ड।
और इस स्टैंडर्ड को हमने क्या करना है, फ्लेक्स के लिए जो एक्चुअल है उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट आंसर सी। सी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, विद इन सेकेंड यू कैन सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है इनके क्वेश्चन। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्या पूछ रहा है, which of the following provide meaningful comparison for revenue analysis for the person receiving the information? मीनिंगफुल कंपैरिजन कौन सा हो सकता है, 1 2 3 स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स में ट्रू हैं। अच्छा, एक आपका सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, दैट्स रेस्टोरेंट टेकिंग ऑन फ्राइडे नाइट कंपेयर्ड टू मंडे नाइट रिपोर्टेड टू द ऑनर। ओके, जो रेस्टोरेंट की जो टेकिंग्स हैं वो आपकी जो फ्राइडे नाइट का कंपैरिजन है, ठीक है, उसका क्या करना है मंडे नाइट से। ठीक है, तो ये क्या मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है? अगर मैं बोलूं तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि देखिए फ्राइडे के हिसाब से फ्राइडे है और हम मंडे को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, फ्राइडे को कर सकते हैं हम इसको, एक्चुअली इसमें देयर देयर इज अ वर्ड मीनिंगफुल कंपैरिजन। मीनिंगफुल देखो, फ्राइडे में लेट सपोज अगर आपके पास सेल है, जस्ट अ मिनट जी, तो फ्राइडे को लेट सपोज आपकी सेल होती है इतनी $10,000, तो मंडे को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो होगी, $400। सॉरी, ज्यादा ही कम कर ली मैंने, $4,000। क्यों? क्योंकि मंडे को इतना रश नहीं होगा जितना फ्राइडे को होगा। नॉर्मली लोग वीकेंड्स के ऊपर जाते हैं, तो ये इसलिए आई डोंट थिंक सो इट्स अ मीनिंगफुल कंपैरिजन, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक A1 इज करेक्ट। किट में अगर हम वैसे स्टडी कर रहे हैं बुक की, तो उसके अंदर आपका 1 रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि ये मीनिंगफुल कंपैरिजन है। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव 1 शुड बी द रॉन्ग वन। बट चलें सेकंड पे हम आते हैं। मंथली सेल्स रेवेन्यू फिगर्स कंपेयर टू द फ्लेक्स बजट रिपोर्टेड टू द सेल्स डायरेक्टर। मंथली सेल्स रेवेन्यू फिगर कंपेयर टू द फ्लेक्स, बिल्कुल मंथली सेल्स फिगर, ये जो 2 है, 2 के अंदर आपका मकसद क्या है? इसमें मकसद है एक्चुअल को फ्लेक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्वियसली हम तो करते ही इस तरह से हैं, तो ये एक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और अच्छा, इसके अंदर मैं 1 को इधर लिख देती हूँ। 1 एक्चुअली ये थी ना, जैसे मैं इसको ऐसे समझा रही थी, जैसे समझो सेल्स की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन बिल्कुल कोई रियलिस्टिक कंपैरिजन नहीं लग रहा मंडे टू, लेकिन बट वी कैन डू इट इन, क्योंकि कंपैरिजन तो हम हर तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम बात नॉर्मली यूं कर रहे होते हैं कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इसमें डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं। लेट सपोज मैं आपको ऐसे बताऊं, क्वार्टर क्वार्टर्स हैं, Q1 है, ठीक है, Q2 है, Q3 है, 4, यानी कि हम 3 मंथ्स की बात करें, 3 मंथ्स। तो आपके पास कहीं ना कहीं सीजनल जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, सीजनल मकसद इस सीजन के ऊपर बेस कर रही होती हैं कुछ चीजें। सीजनल फ्लक्चुएशंस का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम बात करें कि दिसंबर की बात करें, तो कुछ आपके पास क्रिसमस का इवेंट होता है, तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन की वजह से नवंबर में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो सिर्फ क्रिसमस में सेल होते हैं। इसी तरह से हम पाकिस्तान की बात करें, तो 14 अगस्त को लेके तो एक ना, जो जितना ज्यादा फ्लैग्स हैं, बैजेस हैं, इस तरह की चीजें, तो वो आपकी अगस्त जुलाई में भी मे बी सेल होना स्टार्ट हो जाए। जुलाई टू अगस्त यही आपका वो सीजन होता है। नॉर्मली इतनी ज्यादा आपकी सेल हाई नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर में कोई फ्लैग खरीदे जा रहे हैं या बैजेस खरीदे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक इस तरह से कंपेयर करते हो। तो इसलिए मैं ये बात कह रही थी, ईयर 1 है, तो अब नॉर्मली हम कंपैरिजन ये करते हैं कि भाई मैं ये यहाँ पे इतनी मेरे पास ये है ना, लेट सपोज यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ 1200, मैं इधर लिख देती हूँ 1300, तो एक रियलिस्टिक कुछ आ रही है ना। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 500 है, यहाँ पे लिख दिया, इत्तेफाक से 500 ही थी, इत्तेफाक से 350 थी। इस तरीके से हम बात करें, तो अब मैं क्या करूं कि ईयर 1 का Q1, ईयर 2 के Q3 से मैं
तो क्वार्टर 2 से क्या इन दोनों का कोई कंपेयर मैच नहीं बनता। अगर मैच क्या बनेगा, इन तीनों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस साल, पिछले जो पहला साल था बिजनेस का, उसमें 1000 था, तो इस साल, तो अब ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अब हो सकता है ये क्वार्टर 4 में सेल बिल्कुल ड्रॉप हुई भी होती है, कुछ $300 की तरह, कोई 150, बिजनेस बिल्कुल डाउन होता है। तो अब ऑब्वियसली कि मैं इस ईयर 1 के जो क्वार्टर को क्वार्टर 4 से तो कंपेयर नहीं करूंगी ना, मुझे पता है कि डिफरेंस है। इसी तरीके से आपकी नॉर्मली वीकेंड के ऊपर जो सेल है वगैरह है, तो ये सिर्फ इसलिए मैं इसको बात करना चाही थी कि लाइक 1 शुड बी द रॉन्ग आंसर, स्टेटमेंट 1, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 इज करेक्ट। एंड 3 आपका है क्वार्टरली सेल्स कंपेयर टू दोज ऑफ द सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर रिपोर्टेड टू द सेल्स डायरेक्टर। ओके, क्वार्टरली सेल्स कंपेयर टू द दोज ऑफ सेम क्वार्टर इन द प्रीवियस, ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक मैंने बात की कि यानी कि इस क्वार्टर के साथ हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंस सेम रही, इन दोनों की कर सकते हैं, 200 का डिफरेंस आ रहा है। ऑब्वियसली इस साल को पिछले साल से हम कंपेयर कर रहे हैं, सेम क्वार्टर की बात है, यानी कि क्वार्टर 1 को पिछले साल के क्वार्टर 2 से थोड़ी कंपेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली 3 इज ऑल्सो राइट। समझ गए आप? तो यानी कि इसका मकसद है दिस ईयर टू प्रीवियस ईयर, तो ये एक रियलिस्टिक कंपैरिजन आपका हो सकता है। तो दैट्स वाई आपकी 3 भी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट 1 इज अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑल 3 आर करेक्ट। और बुक के अंदर जो एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दी हुई है, सिंपली ये देखा है कि लाइक ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लाइक but for me 2 and 3 are correct, 1 is not, should not be the correct option। ठीक है, क्योंकि अगर आप बोलें कि कंपैरिजन की बात है, ऑब्वियसली वी कैन डू दिस कंपैरिजन, बट दिस इज, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि भाई फ्राइडे और मंडे के अंदर बहुत फर्क होता है, आपको पता है कि अब इसी तरीके से आप इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी दिन को लेके मॉर्निंग की रेस्टोरेंट को देखे, मॉर्निंग में कितनी, और मॉर्निंग और अगर नाइट को भी कंपेयर करेंगे, तो ये मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा। मोस्टली लोग रेस्टोरेंट्स का जो रुख करते हैं वो रात में ही करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई रेस्टोरेंट मॉर्निंग में खुल रहा है तो उसकी सेल्स बहुत ही डाउन होगी, तो वो कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप उसको। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि ये इस तरह की होगा कि एक बहुत ही कोई डफर बच्चा है और एक बहुत कोई हाई क्लास, यानी कि बहुत अच्छा A1 ग्रेड लेने वाला, आप उस दोनों को बैठ के कंपेयर कर रहे हैं, या यू कैन सी व्हेन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो ये एक मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं है आपका। ठीक है, चलें भाई, इस पर आते हैं, व्हाट इज एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। कुछ देखें, इसके थ्योरी क्वेश्चन है जो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको याद रखने हैं, जैसे कि अब इसमें वर्ड है रिपोर्टिंग ऑफ एक्सेप्शनल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टिंग एक्सेप्शनल एक्टिविटीज का क्या मकसद है? ये कोई इसको एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं कहते, 1 इज रॉन्ग। रिपोर्टिंग ओनली कंट्रोलेबल मैटर्स टू मैनेजर, नो, जो मैटर सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उसको हम एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहेंगे, नॉट करेक्ट। सी रिपोर्टिंग ओनली ऑफ वेरिएंसेस व्हिच एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, ये आपको कीवर्ड है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग की थ्योरी भी अगर आप बुक में पढ़ते हैं, तो आपका जो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होती है वो रिपोर्टिंग ओनली ऑफ वेरिएंस व्हिच एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट, अगर एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड करते हैं, उसका नाम, उसका टाइटल इसमें हमें क्या दिया गया है? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। सो सी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट। अगर मैं डी भी पढ़ती हूँ, तो रिपोर्टिंग ऑफ ऑल वेरिएंसेस टू द रेलिवेंट मैनेजर, नो, रिपोर्टिंग ऑफ ऑल वेरिएंसेस टू द, क्योंकि जो वेरिएंसेस हैं आपके वो कहीं ना कहीं फेवरेबल भी होता है, कोई ना कोई एडवर्स वेरिएबल भी होता है, सॉरी वेरिएंस भी होता है, तो लाइक डी इज नॉट करेक्ट, सी इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा, वेरिएंस व्हिच एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। और एक्सेप्शन का वर्ड अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ, एक्सेप्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेकिन क्या होता है, उसको कोई भी चीज जो अगर एक सर्टन चीज से हटके हो जाती है ना, तो उसको आप कहते हैं, जैसे आप एक बात समझें कि एक ग्रेड 2 का बच्चा है, ग्रेड 2 के बच्चे की एक सिंपल कैपेसिटी है कि उसकी क्या नॉलेज लेवल होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा उसका नॉलेज लेवल जो होगा
या मैंने इसको थोड़ा सा गलत बता दिया। ग्रेड 2 हम इधर लिखते हैं। एक बच्चा जो मे बी 7 और 8 ईयर्स का है, ओल्ड जो भी है, उसका जो नॉलेज लेवल होगा वो जो ग्रेड 2 की स्टूडेंट है उसका ही होगा। लेकिन लेट्स सी कि एक आपका सेम एक बच्चा है जो 7 और 8 ईयर्स, आप कर लें व्हाट आई एम डूइंग, तो उसको आप क्या कर लें, उसका जो नॉलेज लेवल है वो ग्रेड यू कैन से 8 के बच्चे के बराबर है। तो इसमें अब ये बच्चा क्या, आप इसको कहेंगे ये एक्सेप्शन है। कोई चीज एक्सेप्शनल हो, जो एक रूटीन से हट के कोई चीज हो जाए, तो उसको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं कि भाई ये आप तो एक एक्सेप्शन है। अगर आपके पास एक ज्यादा कोई नॉलेज है या आप कोई एक्स्ट्रा कर लेते हैं, या आप एक बंदा 10 घंटे में इतना काम कर सकता है, तो आप बोलें कि एक दूसरा बंदा है वो 10 घंटे में उससे कहीं गुना ज्यादा काम कर सकता है, तो वो एक एक्सेप्शन हो जाएगी। कि नॉर्मली एक एवरेज चीज होती है उससे आप वो होते हैं। तो इसी तरह से जो बजट होता है वो काफी रियलिस्टिक बजट बनते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च और थिंकिंग के बाद कि किस तरीके से काम हो सकता है। तो फिर वो जो अगर कभी एक्चुअल के अंदर डिफरेंस आता है तो वो एक एक्सेप्शन हो जाती है, तो वो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्यों होता है। एनीवे, सी इज द राइट ऑप्शन। रिमेंबर द वर्ड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग इज दिस। आप इस तरह से याद रखें, और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप फौरन से विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट आप उसका ऑप्शन करेंगे सी। ठीक है, जब भी कोई वेरिएंस है वो एक सर्टन जो फिगर से एक्सीड करेगा, दैट्स एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। उसका फिर जब आप वेरिएंस को कंपेयर करके उसको रिपोर्ट करेंगे। एनीवेज, सो ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत इजी है। और देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा हम बड़ा ही कर लेते हैं, तो इसमें ये क्या पूछ रहा है। 3.6 में बोल रहा है द फॉलोइंग सेल्स डेटा इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बिजनेस विद 3 प्रॉफिट सेंटर्स। ओके, प्रॉफिट सेंटर्स के देखो नाम लिखे हैं ABC, और ये डेटा दिया हुआ है 2006, 5 एंड 4 का। 5, 4, 5, 4, 5 एंड 6 इस तरह से ले लो। ये पुराना साल है, फिर ये 2005 एंड 2006। इसको अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। आपने सिर्फ इसको देखना है। इसे पहले कह रहा है दिसंबर की जो सेल है इंक्रीज इन ऑल प्रॉफिट सेंटर 2005 कंपेयर टू 2004। ठीक है, इसका मकसद ये है कि जो दिसंबर की सेल है वो इंक्रीज हुई है दिसंबर की तमाम प्रॉफिट सेंटर में। ये पूछ रहा है कि ये ट्रू होगी। आप देखिए 2000, यानी कि ये जो 175 है तो ये 172 हो गई, 182 है तो यहाँ पे तो 178 हो गई, यहाँ 105 है तो 10। तो आपको लग रहा है कि पहली स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप ओके कर दें। नहीं तो देखें, बस आपने फिगर्स को देखना है। इसने बस इस सवाल के अंदर वो यही पूछ रहा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। कि आपने केयरफुली डेटा रीड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए के मुताबिक क्या है, एक ऑप्शन ए में कह रहा है कि जो 2005 के सारे प्रॉफिट सेंटर है ABC, ये ना मतलब 2004 के ABC तमाम प्रॉफिट सेंटर में 2005 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यानी कि आपकी प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। अगर ट्रू है तो ए ट्रू हो जाएगा। बी में कह रहा है प्रॉफिट सेंटर ए एंड बी, इसको देखो ए एंड बी इंक्रीज्ड दिसंबर सेल्स इन 2006 कंपेयर टू 2005। अच्छा, यानी कि दिसंबर की जो सेल है ए और बी के अंदर 2005 और 6 को कंपेयर करें तो इसकी सेल ज्यादा है, और ना बी, ए की भी ज्यादा है और बी की भी ज्यादा है। तो जरा देख लें ट्रू है या नहीं है। सी में क्या कह रहा है, प्रॉफिट सेंटर ए एंड बी हैड डिक्रीज दिसंबर सेल्स इन 2005 कंपेयर टू 2004। तो ये क्या कह रहा है कि ए एंड बी की जो है ना 2004 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो डिक्रीज हुई है सेल। यानी कि यहाँ पे 175 थी तो यहाँ 172 है, यहाँ 182 है तो 178 है। अब आप देख लें कि वाकई में डिक्रीज हो रही है जो मैं बोल रही हूँ, तो देख लें तो सी करेक्ट होगा। नहीं तो फिर डी कह रहा है प्रॉफिट सेंटर बी एंड सी। अच्छा, अभी बी एंड सी पे फोकस रखें। और मंथ ईयर कौन से बोल रहा है, 2006 और 2005, तो क्या इंक्रीज हुई है 2006 और 2005 को देख लेते हैं। तो बी एंड सी में 78 था, यहाँ 67 हो गई, 10 था यहाँ पे 13 हो गया। तो अब आप मुझे बताएंगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। जी, जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज प्रॉफिट सेंटर ए एंड बी हैड डिक्रीज दिसंबर से 2005 एंड 4 को कंपेयर करते हैं। देखें यहाँ पे 82 है, बस नीचे की फिगर को नहीं, यहाँ पे देख लें सिंपली। यहाँ 182 है, यहाँ 170 है, हाँ भाई डिक्रीज हुआ है। ठीक है,
बी को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ 175 है, यहाँ 172 हुआ। ए एंड बी को कंपेयर करना था ना, सी इज करेक्ट। वरना इसके अंदर आप अगर देख लें तो बिल्कुल गलत बता रहा है। 2004 एंड 5 को देखें तो यहाँ पे 75 है, और इंक्रीज कैसे हुआ, यहाँ 175 है, 172 हो गया, 82 है, यहाँ तो सारी ये इंक्रीज थोड़ी हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है। सिर्फ ये सी के अंदर थोड़ी सी इंक्रीमेंट है इसमें। तो ए रॉन्ग है, बी के अंदर भी रॉन्ग है, क्योंकि ए एंड बी को देखें तो इंक्रीज दिसंबर सेल्स इन 2006 एंड टू कंपेयर टू 2005। 6 एंड 5 को देखें तो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज ए एंड बी में। हाँ, इसमें इंक्रीज है, लेकिन बी के अंदर तो डिक्रीज हो गया, तो बी करेक्ट हो, रॉन्ग हो गया। सी करेक्ट है, और सी डी क्यू इनकरेक्ट है। बी एंड सी को देखना है सिर्फ। और ये कह रहा है 2006 और 2005। 2006 और 2005 को देखें, बी एंड सी को 78 था, 67 डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज थोड़ी हो रहा है। 10 है, हाँ इधर इंक्रीज हो रहा है, तो एक तो नहीं हो रहा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें इधर आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्टेटमेंट्स अबव। अच्छा, कौन सी करेक्ट है, बस ये देखना है। फेवरेबल वेरिएंसेस आर ऑलवेज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फेवरेबल जो वेरिएंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा करेक्ट होते हैं। क्या ये बात सही है, ये ठीक हो जाएगा, नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू कह रहा है वेरिएंस रिपोर्टिंग इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद द ओरिजिनल बजट। ओके, तो क्या इसका करेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फेवरेबल वेरिएंस होता है ना, फेवरेबल वेरिएंस, तो फिर ये याद रखिएगा, जो फेवरेबल इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वजह क्या है, जरा मैं आपको बता देती हूँ। वजह ये है कि देखें, हो सकता है कि मैंने कोई भी मार्केट से $10 की चीज सोची हो कि मुझे खरीदनी है। सॉरी, $10 का मेरा मटेरियल की कॉस्ट है। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट क्या है, $10। ठीक है, अब मैंने वो जो $10 की जो मटेरियल है ना, वो मुझे प्रीवियसली मुझे मिलता था $10, लेट सपोज। लेकिन मैंने अब उसको कितने में खरीद, मतलब मैंने मार्केट से मटेरियल खरीदा, वो मैंने $9 का खरीद लिया। ठीक है, अब $9 का खरीद लिया। अच्छा, पहले मैं 1000 बनाते थे, इसको समझने की कोई डिफरेंस नहीं है, हम ऐसी बस बात करें। हम 1000 बनाते थे तो हमारी कॉस्ट क्या होती थी, हमारी कॉस्ट हो रही है 10,000। अब हमने फिर दोबारा 1000 बनाए, अब हमारी कॉस्ट क्या हो गई, हमारी कॉस्ट हो गई इतनी। तो अब आपकी कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट है मटेरियल की, ये आपकी कॉस्ट कम हो गई। कितने से कम हो गई, 1000 से। तो 1000 से कम हो गई, तो आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फेवरेबल वेरिएंस। ये आपका फेवरेबल वेरिएंस हो गया, 1000 की बचत कर ली आपने। ठीक है भाई, कॉस्ट के हवाले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो लेबर की एफिशिएंसी में भी इफेक्ट कर दिया आपने। क्या, क्योंकि ये जो था 10 का, तो ये था आपका गुड क्वालिटी। क्वालिटी आपने अच्छी क्वालिटी की चीज आपने ली थी। ऐसे ही होता है ना, आपने पहले जो काम किया था, आपका मटेरियल की क्वालिटी अच्छी थी। अब आपने प्राइस तो कम कर ली, लेकिन जो क्वालिटी है वो मटेरियल की बैड है। तो इसमें भी तो आपने देखना है ना कि ये आपने क्या किया। तो जब आपकी मटेरियल की क्वालिटी क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, आपका जाहिर सी बात है लेबर का ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर हम दूसरी चीजें देखेंगे तो क्या होगा, आपका जो लेबर का जो उसमें वेरी, यानी कि इसका फेवरेबल आने से ऐसे फेवरेबल की हमें क्या जरूरत है, जिससे आपका जो लेबर की जो लेबर पहले जो काम करता था ना, यानी कि ये यूनिट जो भी काम कर रहा है, अच्छा ये तो मटेरियल है या जो भी है, और आप उसके समझ लें कि जो यूनिट्स बनते थे वो बनते थे 50 यूनिट्स बनते थे। ये तो हम लेबर की, हम मटेरियल, हम केजी की बात कर रहे हैं। लेट सपोज ये मटेरियल है, उसका केजी का खर्चा है पर केजी, और आपने ना 1000 kg खरीदा और आपका कॉस्ट ये यूनिट 50 बनते थे। ठीक है, अब उसमें जो आपके आवर्स लगते थे ना, इसमें लाइक लेट सपोज ये आपको लेबर के आवर्स दरकार थे इसके अंदर 400। अब इस तरह से बनाने में आपको लेबर के आवर्स दरकार हो गए 450। आपका लेबर का ज्यादा टाइम लग रहा है उस, क्योंकि चीप क्वालिटी के अंदर लेबर को ज्यादा दिक्कत हो रही है काम करने के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि इसलिए जरूरी नहीं कि एक आपका जो अगर फेवरेबल आ गया तो वो हमेशा अच्छी बात है। तो क्या लिखा हुआ है इधर, ऑलवेज का वर्ड, जो वर्ड है ना ऑलवेज, तो ये इस वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग है।
जरूरी नहीं है कि हमेशा फेवरेबल वेरिएंस आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए 1 तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। अच्छा, 2 की बात आ रही है, वेरिएंस रिपोर्टिंग इन द कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट विद द ओरिजिनल बजट। अच्छा, इसमें देखिए नॉर्मली हो सकता है आप समझ रहे हो कि भाई वेरिएंस तो हम नॉर्मली एक्चुअल को फ्लेक्स से कंपेयर करते हैं। देखिए आपका जो वेरिएंस होगा ना, मैं आपको बता दूं, वेरिएंस है ना, आप उसमें एक्चुअल वर्सेस क्या करते हैं आपका, उसको आप बजट से भी करते हैं, और एक्चुअल को आप उससे भी करते हैं, और एक्चुअल को आप फ्लेक्स से भी करते हैं, बोथ आप करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा था एक्चुअल और बजट तब करेंगे जब यूनिट सेम हो। जब यूनिट सेम हो तो फिर तो जाहिर सी बात है, आप सिर्फ, फिर जरूरत नहीं है आपकी, जब यूनिट आपके सेम है तो फिर आपको फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, फिर आप बजट, एक्चुअल और बजट को ही चेक कर लो। भाई कॉस्ट ज्यादा आ गई ना इतनी, बस उसको कंपेयर आप करेंगे। आ, लेकिन अगर आपके पास क्या हुआ, यूनिट भी डिफरेंट है, कॉस्ट भी डिफरेंट है, तो फिर जाहिर है आप फ्लेक्स करते हो, फिर उसमें फिर एक्चुअल और फ्लेक्स का कंपैरिजन आपका होता है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, वेरिएंस रिपोर्टिंग इज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद द ओरिजिनल बजट। तो 2 हम इसको ठीक कह सकते हैं। वजह क्यों है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ओनली की बात नहीं लिखी हुई, ओनली वर्ड होता कि हमेशा एक्चुअल को सिर्फ बजट से ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती, क्योंकि भाई फ्लेक्स से भी तो एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। तो इसलिए हम अभी इसको 2 को करेक्ट मानते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने एक बात बताई है कि भाई कंपैरिजन करते हैं ना एक्चुअल और बजट को, तो ये एक वेरिएंस रिपोर्टिंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम डी को करेक्ट करेंगे कि भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गई, लेकिन 2 इज करेक्ट। तो डी इज द राइट आंसर। मैंने आपको फिर बता रही हूँ, अगर इसके अंदर कोई ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा एडवर्ब दिया हो कि भाई ओनली ऑलवेज हो, तो फिर आप इसको कह सकते हैं रॉन्ग है, क्योंकि इसमें फ्लेक्स का उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है। लेकिन इसमें फ्लेक्स मेंशन नहीं किया या कुछ भी नहीं किया उन्होंने, और ओनली वगैरह नहीं किया, तो हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। यस, 2 इज करेक्ट। तो यही चीजें आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएंगी, तो क्वेश्चन को जो रीड आप बिल्कुल अच्छे से करें। तो कोई एक पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आप उसको समझ सकते हैं कि भाई रॉन्ग है, अदरवाइज 2 इज करेक्ट। अच्छा, ये बहुत आसान सा सवाल है अगेन। इसमें पूछ रहा है डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस पूछ रहा है, भाई बजट ही आपको यूनिट्स बता दिए, एक्चुअल के यूनिट्स बता दिए, कॉस्ट बता दी है, टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द मंथ। इसमें इन्होंने कोई वर्ड नहीं लिखा ये एक्चुअल है या बजट है, तो इसमें लिखा है टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर द मंथ कॉस्ट 60,000। तो इसको आपने क्या अज्यूम करना है, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, ये आपकी बजट नहीं है। बजट होती है तो वो बजट मेंशन होगा वर्ड, यहाँ पे सिंपल कॉस्ट बताई हुई है, भाई क्या मंथ की क्या कॉस्ट पड़ गई आपको, 60,000 मटेरियल की कॉस्ट। तो आप जल्दी से इसका मुझे आंसर बताएं। इसका हम यहाँ पे चलते हैं, चलो सेकंड पे चलते हैं, और ये उठा के ले आते हैं, और हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर क्या करेक्ट है। ठीक है, देखें जरा इसका क्या आंसर आप निकालते हैं। विल सी, और मैं आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ पे 5,000, एक्चुअल है 5,300। तो आपको पता होना चाहिए फ्लैक्स भी 5,300 होना चाहिए, और वेरिएंस पता करेंगे हम। और कॉस्ट उन्होंने इधर की नहीं दी, लेकिन इसकी दी हुई है, और ये क्या है 60,000। ठीक है भाई। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो दी हुई है आपको, वो जरा देखनी है। जी, तो अब इसके अंदर एक्चुअली हमें बजटेड कॉस्ट नहीं दी हुई, नो प्रॉब्लम, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट तो पता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी दी हुई है उन्होंने 12.3, तो आपको पता ही है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। हमें जब भी हम फ्लेक्स की कॉस्ट निकालनी होती है, तो वो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्चुअल को और इसको, ठीक है। और क्योंकि हमने पीछे इसका फॉर्मूला भी लिखा था ये वाला ना, याद रखें, तो वही करना है आपने। क्योंकि फ्लेक्स की कॉस्ट कैसे निकली, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल जो एक्टिविटी लेवल है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, दैट्स दिस। तो ये आ गया आपका फ्लेक्स की कॉस्ट। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, आपने लेना है इन दोनों का डिफरेंस, आपकी कॉस्ट है ये और ये, तो आपने जब डिफरेंस, क्या हुआ ये,
मैंने गलत लिखा है, 60,000 था, सॉरी। तो कॉस्ट है आपकी ये, ठीक है। तो सॉरी, वेरिएंस है आपका ये। अब वेरिएंस में आपने बस ये देखना है, ये लेस हुई है और ये मोर हुई है। तो जाहिर सी बात है, एक्चुअल आपका होना इतना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द बजट, अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लानिंग के मुताबिक तो आपका खर्चा इतना होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, आपका खर्चा हो गया इतना। तो जबकि इतना होना चाहिए था, आपने कम खर्चा किया है, तो ये आपकी गुड परफॉर्मेंस है। गुड परफॉर्मेंस मींस फेवरेबल वेरिएंस, सिंपल। तो आपका आंसर होगा क्या, बी, क्योंकि इसमें सी और डी एक जैसी फिगर दी हुई है, और ये है आपका आंसर, सिंपल। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया है 5190। डी इज द राइट आंसर, फेवरेबल। बहुत इजी है क्वेश्चंस, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और बता दिया फ्लेक्स कैसे निकलेगा। हमेशा एक्चुअल को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कर देना। स्टैंडर्ड कॉस्ट कभी नहीं दी हुई होती, तो कॉस्ट, ये बजटेड टोटल कॉस्ट दी हुई होती है, उसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लें और आराम से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी। 60,000 से थोड़ी करेंगे, आपने कॉस्ट को कॉस्ट से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते? कॉस्ट को तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। जी, और आपको देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, फॉर्मूला को भी तो चेक करो ना, क्या है ये। फ्लेक्स बजट की कॉस्ट कैसे निकाली? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को एक्टिविटी लेवल से, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ठीक है। ठीक है मैम, वो गलती से मेरी नजर उस पे, हाँ उस पे गई थी। बिल्कुल। तो हमेशा ज़ाहिर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो भी होगा, उसको आपने किसी यूनिट, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करना। एनीवेज, चले भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई, अगेन हम ये उतार लेते हैं यहाँ पे। जी, अब इन्होंने बताया कि भाई जो आपकी स्टैंडर्ड है ना, वो है आपके पास, में जल्दी से पढ़ रही हूँ बस, 6.8 है। ओफो, 6.8 दी हुई है, क्या हो रहा है ये, 6.8। और इन्होंने बताया कि बजटेड यूनिट्स हैं, जल्दी से लिख देते हैं यूनिट्स, ठीक है भाई। और एक्चुअल यूनिट्स हैं हमारे 12200, ठीक है भाई, ये हो गया। टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ वॉज, ठीक है। तो ये आपकी बता रहा है एक्चुअल, बजट का वर्ड नहीं लिखा हो तो कॉस्ट, इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट है। व्हाट वाज द डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एज अ परसेंटेज ऑफ द बजटेड फिगर कंपेयरिंग एक्चुअल विद द फ्लेक्स बजट? अच्छा भाई, परसेंटेज के अंदर ये पूछ रहा है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसका कैसे करना है, मैं इस सवाल को खुद करके दिखा देती हूँ, ताकि जो इसी से सिमिलर एक दो सवाल और हैं वो आप खुद कीजिएगा, मैं उसको बता रही हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई हम इसको क्या करेंगे, इसको, इसकी कॉस्ट को इससे एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लेक्स की कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब फ्लेक्स की जब कॉस्ट आ गई, तो हमने देख लेना है हमारे पास के वेरिएंस क्या है। इन दोनों को हमने अगर माइन इसको इसमें से फ्लेक्स में से एक्चुअल को माइनस किया, तो एडवर्स एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है आपके पास। कॉस्ट जो वेरिएंस है वो एडवर्स है। अच्छा, अब जब ये परसेंटेज का सवाल करना, इसको मैं समझा सकती हूँ आपको, क्योंकि ये आपको कह रहा है। तो ये देखिए, हमेशा जो ये जो बजट है ना, वो आपका 100% होगा। ये तो बात समझ लें, जो आपकी ये वाली चीज है, ठीक है। और इन्होंने अगर बजटेड कॉस्ट नहीं दी हुई, तो वो भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो बजटेड कॉस्ट आ गई आपके पास। तो ये आपका 100% होगा। तो अब आपने अगर जो भी हमने पहले कभी सेल्स टैक्स वगैरह के क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करें, आपको परसेंटेज को डील करना आता है, तो यू मस्ट नो। या जब हमने इसको वैसे किया था अपना एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह, हम जो सॉरी जो रेशियोज निकालते थे, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन वॉल्यूम, उसमें आपको पता ही होता था कि किस तरह से करते हैं। तो परसेंटेज में सिंपली आप अगर इसकी, इस कॉस्ट की ये परसेंटेज, तो आप इसकी कॉस्ट की परसेंटेज क्या होगी, ये इन दोनों की परसेंटेज आप निकाल लें, फिर कंपेयर कर लें, तो आपके पास उसका डिफरेंस होगा। वो इस तरीके से होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको ईजी करने के लिए मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि जब भी आपके पास सवाल आए ना, आपने एक इसकी शॉर्ट एक ट्रिक है,
वो आपने क्या करना है, जरा समझ लें। आपने क्या करना है कि वेरिएंस होगा ना, जो वेरिएंस को डिवाइड कर देना है आपने फ्लेक्स की कॉस्ट से, और मल्टीप्लाई कर दें आप उसको 100 से। तो आपके पास इस सवाल का आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, जरा देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, देखें इसको। अब हमने क्या किया, वेरिएंस हमारा कितना है, ये रहा। ठीक है भाई, फ्लेक्स की कॉस्ट कितनी है हमारी, ये रही। ठीक है, अब 100% तो मुझे पता ही है ना, अब मैं करना है, तो अब मैं इसको कर देती हूँ। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, व्हाट डू आई गेट दिस। और ये तो आपको पता है, एडवर्स तो असने आपको पता, आपने वैसे ही देख के अंदाजा लगा दिया, उसका भी आपको पता है ना, ये ज्यादा है, ये का सॉरी ये मोर और लेस, इधर मैंने लिखा ये मोर है एक्चुअली यहाँ पे, और ये लेस है। कम होनी चाहिए थी कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो ये एडवर्स है। खर्चा हमें ज्यादा हो रहा, आपके लिए एडवर्स है। तो फिर क्या हो गया, 2.7, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपका इसका सवाल का, वरना इसकी हम इसकी परसेंटेज निकालें कि क्या बनती है बजट की, ये है, तो इसको फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो इट विल बी लेंदी। अदरवाइज दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका आंसर फौरन आ जाएगा, जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब इसी की सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे, और मैं इसका थोड़ा सा कॉपी कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि करना क्या है। और एक और सवाल आ रहा है, वो भी तकरीबन सेम है। ठीक है, इसको देखें आपने कैसे करना है, मैं सिर्फ आपके लिए डेटा चेंज कर रही हूँ, और आप इसको करके खुद दिखाएंगे। मैं इसकी ये फिगर्स हटा देती हूँ। जी, क्या करना है इसमें, देखें। इसमें अब क्या बोल रहा है कि भाई बजटेड जो यूनिट्स है ना, वो हैं आपके 3400, और एक्चुअल है 3700, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बता रहा है। सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आराम से इसको निकाल लेना है, क्वेश्चन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा हो गया, ये आपके पास क्या है, 6। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया कि इसका फ्लैक्स निकालेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, और आप बताएंगे कि आंसर क्या है। खुद आपने पहले, इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फेवरेबल है या एडवर्स है। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया फ्लैक्स किस तरह से निकलता है, आपको पता ही है। कैलकुलेट करें, फॉर्मूले में पुट करें, एंड यू विल गेट योर परसेंटेज आंसर। चले भाई, ये हमें पता है कि क्या करना है, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, यानी कि जो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, तो हमारे पास कॉस्ट आ गई है। अब अभी पहले हम देख लेते हैं कि ये ज्यादा है कि ये मोर है और ये लेस है। कॉस्ट किसकी ज्यादा, एक्चुअल की ज्यादा, इसका मकसद है ये होगा आपका एडवर्स। ठीक है, ये होगा आपका एडवर्स वेरिएंस, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करने का मकसद क्या है कि सेम टू सेम इसको उतार लो। फ्लेक्स कॉस्ट कहाँ है, फ्लेक्स कॉस्ट आपकी ये रही। आपने इसको सिंपली डिवाइड करें, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, एडवर्स तो पता ही थी, 15.3। फेवरेबल नहीं है, ए इज द राइट आंसर, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये आपका आ गया आंसर। चले भाई, ये भी देख लेते हैं, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। प्रैक्टिस इसमें काफी ज्यादा है, लिटरली अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, दोबारा वीडियो एक आध दफा देख लें, तो आई डोंट थिंक सो कि पेपर में आपको कोई इशू होना चाहिए इन क्वेश्चंस को लेके। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है। चले भाई, साइड पे लिखवा दीजिएगा। जी। अब इसमें हमने क्या करना है, वही स्टैंडर्ड कॉस्ट इन्होंने दी हुई है 15.5, और बजटेड आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, लिख लेते हैं जल्दी से। ये बजटेड यूनिट्स हैं। लेबर की कॉस्ट मेंशन है, दैट्स 199400, और ये कह रहा है वही परसेंटेज आपने पता करनी है, कैसे करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हाँ एक मसला ये हुआ है कि इन्होंने आपको एक्चुअल यूनिट्स नहीं बताए। एक्चुअल यूनिट्स ना बताने का मकसद पता है क्या है, एक्चुअल यूनिट्स, और फिर भी ये आपसे पूछ रहा है कंपेयर टू एक्चुअल विद फ्लेक्स, इट मीन्स कि जो आपके इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। सेम आपके क्या हुए हैं, यूनिट्स आपके सेम बने। ठीक है, तो इसलिए आपने यही आपका जो बजटेड एक्टिव यूनिट्स हैं वही आपके एक्चुअल हैं।
ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देख रहे होंगे हमने एक जैसे क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इन्होंने आपको एक्चुअल यूनिट्स नहीं बताए। जब एक्चुअल यूनिट्स बताए नहीं है तो हमने यही अज्यूम करना है कि आपके बजटेड ही एक्चुअल हैं, ठीक है। बस फिर आपने अब करना क्या है, इसकी फ्लेक्स की कॉस्ट निकालें, वेरिएंस चेक करें और मुझे बताएं कि क्या परसेंटेज है, वेरिएंस की क्या परसेंटेज है। So you think option A is correct? Let's see if you are correct. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से, जो कि हमारे पास ये आ गया है। और ये लेस है इसमें भी और ये मोर है, तो इसका मकसद है ये होगा एडवर्स। ये तो हमें पता चल गया देख के। अब कितना एडवर्स है इसको देख लेते हैं। ये आपके पास आ गया ये, और इसका जो हमारे पास प्रीवियस हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वो आपने इसको कर लेना है, ठीक है। टैक्सी कॉस्ट है आपकी इतनी, तो जरा देख लेते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गेट दिस। और इसको अगर हम, जाहिर सी बात है, 1 डेसिमल प्लेस तक लेकर जाएंगे 2.1, और ये क्या है आपका एडवर्स। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुड, यस, द आंसर इज राइट, ए इज द करेक्ट आंसर।